धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुम लोकं पृथिवी नः कृणोतु। अथर्ववेद के इसी मंत्र में हमारे जो भारत माता है, भारत का वैभव है, संपदा है, इन सभी बातों को बताया गया है। आदरणीय प्रोफेसर मित्तल जी, श्री राणा जी, श्री बलवान जी, श्री पद्मनाभ जी और जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे श्री रविदत्त, सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। यह नंदा केंद्र जो भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा जी की पवित्र स्मृति को समर्पित है, वो भी इस बात पे बहुत ही गौर करते थे कि जो भारत की प्राकृतिक संपदा है, जो सांस्कृतिक संपदा है, उसको कैसे भारत के लिए गौरव का विषय बनाया जाए और भारत को बढ़ाने के लिए उसका कैसे समुचित प्रयोग हो। शायद उसी को दृष्टि में रखते हुए कुरुक्षेत्र का विकास उन्होंने सोचा था 1986 में, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना करके। और वही जो नंदा केंद्र आज है, उसका भी बहुत समय हमारे विश्वविद्यालय के पास में दायित्व आने से पहले उसको श्री राणा जी काफ़ी समय उसका देखरेख करते थे। तो इसलिए ये जो नीति दर्शन व्याख्यान माला का हम आयोजन कर रहे हैं, मैंने सोचा कि श्री राणा जी अवश्य जो है इस पर एक व्याख्यान दें, और क्योंकि वो भी सोचते रहते हैं, वो पुराणों के अधीति हैं। वैसे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपना जो है दिल्ली में अपनी डिग्री भी हासिल की। उससे पहले जो मास्टर्स है उन्होंने जियोलॉजी विषय में, भूगर्भ विज्ञान विषय में हासिल किया। वो इतिहास के, पुराण के जानकार हैं और उन्होंने उत्खनन है, बहुत सारे स्थानों में उत्खनन किया। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो कर्णटीला है वहाँ पर उत्खनन किया। और सरस्वती नदी सभ्यता का जो कार्य चल रहा है उस पर भी उनका महनीय योगदान है। तो अभी अभी हाल में वो श्री कृष्ण संग्रहालय के जो है जो एक्टिव सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके अंदर अथाह ऊर्जा भरी हुई है और सोच भरा हुआ है। प्रकार से उस जो भारत की संपदा है, जो प्राकृतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। मुझे बहुत खुशी आज लग रही है कि उपनिषद अनंत प्रकोष्ठ, जिसमें बहुत दिनों से जाने का अवसर नहीं हुआ इस कोरोना काल में, उसी में बैठ कर के अपना व्याख्यान देंगे। मुझे बहुत विशेष प्रसन्नता है। हमें लग रहा है जैसे हम सभी उसी प्रकोष्ठ के अंदर बैठे हुए हैं। और जो है इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनका भव्य स्वागत करता हूँ और जो है उनके प्रति आदर प्रकट करता हूँ कि वो इस विषय पर, ये जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक, क्योंकि प्रकृति के साथ में संस्कृति जुड़ी हुई है और शायद प्रकृति को उस प्रकार से संपूर्ण पाश्चात्य समझा नहीं, और प्रकृति को संस्कृति के दृष्टि से समझना, उसको हम कहते हैं नर्चर ऑफ नेचर विद इन मैन इज कल्चर। वो कल्चर और नेचर और उसका जो नर्चर करना है वो कैसा है, प्रकृति को माँ मानना, पृथ्वी को माँ मानना, राष्ट्र को माँ मानना, ये सब गौरव केवल भारतीय से कोई विश्ववासी सीख सकता है। शायद इसका वह परिज्ञान चाइना को भी नहीं हो पाया, जिस करके आज उसके अंदर ये स्खलन यह देखने को मिल रहा है, जिससे भी विश्व में काफी हलचल मचा हुआ है। क्यों ना, उसकी दृष्टि में केवल प्राकृतिक संपदा है ले लद्दाख की, परंतु वो संस्कृति को भूल चुका है। जिस संस्कृति के अनुसार वह भारत का शिष्य है, भारत से इतना लिया है, आज भी इतना ले रहा है अपने व्यवसायों के माध्यम से, उस ऋण को चाइना भूल रहा है। इसलिए हमें चाहिए मित्रों कि भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, वो सांस्कृतिक संपदा है, उसका सुनियोजन, उसके लिए नया चिंतन, नया आयाम हम प्रस्तुत करें और उसको जो है हम इसका इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। जो छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अगर उसका हम कर सकें, जिसके लिए कुछ मॉडल्स श्री राणा जी ने प्रस्तुत किया है,
उनको हम जो है, बड़ी दिलचस्पी बात यह है, उसको हम सुनेंगे। थोड़े ही लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परंतु यह हो जाएगा यूट्यूब के रूप में, और उसको जो है बहुत सारे देखने सुनने का पाएंगे। इस शब्दों के साथ में मैं श्री राणा जी का भव्य स्वागत करता हूँ। ओम पवित्र। तो अभी भारत मैं निवेदन करता हूँ हमारे वक्ता जी से, जी कृपया वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके हमें कृतार्थ करें। जी जी, सबसे पहले तो मैं भारत रत्न श्री गुलजारीलाल नंदा जी नीति और दर्शन शास्त्र केंद्र का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने, उनके जो निदेशक हैं प्राचार्य श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, उन्होंने जो मुझे मौका दिया है इस विषय पर बोलने का। विगत 34 साल से मैं भारतीय संस्कृति और उसके अलग अलग अवदानों से जुड़ा हूं, तो दिल में ये उत्कंठा जागी कि यहाँ पर एक संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में अपना ड्यूटी देते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो सांस्कृतिक वस्तुओं का जो नियोजन है वो अभी भी हमारे देश में इस तरह नहीं है जिस प्रकार से इसे होना चाहिए था। भारत की बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और मैं सोचता हूँ कि शायद ही विश्व में इतने जो सांस्कृतिक उत्पाद हैं किसी भी देश में नहीं होंगे जितने भारतवर्ष में हैं। अब उन सांस्कृतिक उत्पादों का जो नियोजन होता है, जो प्रबंधन होता है, वो होता है संग्रहालयों में। लेकिन संग्रहालयों के बाद भी बहुत सारी जो हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है वो इस प्रकार से अव्यवस्थित है। थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं, आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे भारत के जैसे स्मारक हैं, वो न तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हैं, न स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर हैं। तो जो ये बीच के जो झूलते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्मारक हैं, इनके रख रखाव के लिए आज कोई भी इस प्रकार की कोई संस्था देश में नहीं है। वैसे बहुत सारी संस्थाओं ने ये काम करना शुरू किया था, जैसे इंटेक ने किया था। इंटेक का उद्देश्य यही था कि जो स्मारक जो न तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं न तो स्टेट आर्कियोलॉजी के हैं, तो उनको इन लोगों ने टेकअप करना शुरू किया। लेकिन ये एक बहुत सी छोटा सा प्रयास था। आज जब हम कहते हैं कि देश को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाएं, तो उसमें मेरा जो सोच थी कि हम अपने भारत के सारे सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक जो धरोहर उत्पाद हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करके उसको उसका नियोजन करके उसमें हम किस प्रकार से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां इनवाइट कर सकें, किस प्रकार से ज्यादा युवा शक्ति को वहां पर माने आकर्षित कर सकें। तो इस संदर्भ में मेरा एक ओवरऑल म्यूजियम जिसे कहते हैं कि एक समग्र धरोहर केंद्र के रूप में मेरी एक स्वयं की एक परिकल्पना है कि एक जिले के रूप में, जैसा हम एक जिला ले लेते हैं, एक जिले में जितने भी इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, तो उसके लिए जैसे हम एक संपूर्ण जिले का एक समग्र धरोहर केंद्र हो, तो समग्र धरोहर केंद्र में क्या हो कि पहले तो उस क्षेत्र की जो जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आज तक डॉक्यूमेंटेशन जिनका नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग जिनकी नहीं हुई, सर्वे नहीं हुई, तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जैसे कुरुक्षेत्र जिला है, कुरुक्षेत्र जिले का एक यहाँ से सारे इस प्रकार के जितने भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। उन डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनका एक जगह संग्रह हो, पहले प्राथमिक तौर पे। दूसरा मेरा इसमें जो जोड़ने का
एक ये है कि हमारी जो हीरोज की हेरिटेज है, जैसे हमारे उस जिले के जो अपने हीरोज हैं, चाहे वो उन्होंने सर्विसेज में, जैसे मिलिट्री में, आर्मी में अपनी सर्विसेज दी हों, अवार्ड्स उनके हों, गैलेंट्री अवार्ड्स हों, या उस क्षेत्र के जो लोगों ने जो अति विशिष्ट काम किया है और उनका इतिहास कहीं नहीं है, उनका प्रॉपर, उनकी खोजबीन हो, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और एक गैलरी हमारी उस रूप में हो। तीसरा, उस क्षेत्र के जो क्राफ्ट्स हैं, क्योंकि हस्तकला, लघु कला जो इस प्रकार के जो क्राफ्ट्स हैं, उस क्राफ्ट के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और उनके डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम उनकी चीजें वहां प्रदर्शित करें। तो चौथा, इसमें जैसे एक जो, जब हम प्राकृतिक हेरिटेज की बात करते हैं, तो प्राकृतिक हेरिटेज में भी एक जिले में बहुत सारी वनस्पतियां जैसे उगती हैं, वनस्पतियां उगती हैं जो कि बहुत ही हाईली मेडिसिनल वैल्यूज की होती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे आम जन को उसके बारे में पता नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चिकित्सा जो पद्धतियां जो गांव में पहले होती थी, उसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज का डिजिटलाइजेशन करें, कि कोई सांप काटे का किस प्रकार से इलाज करता था, कोई अस्थमा का कौन सा इलाज करता था, कौन सी मेडिसिन देता था। तो इस प्रकार के भी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरीज हमारे पास हों, और इन चीजों को आगे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, कि वहां पे उस क्षेत्र विशेष में जो जैसे जड़ी बूटियां जो उगती हों, उनका वहां पर एक वाटिका हो, उस धरोहर केंद्र में एक वाटिका उसकी हो, और वहाँ पूरा जैसे इस प्रकार के जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम, जैसे स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, जब हमारा एक समग्र धरोहर केंद्र विकसित हो जाए, जैसे आर्कियोलॉजिकल गैलरी उसमें आ जाए, हीरोज की, लोकल हीरोज की गैलरी उसमें आ जाए, लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की गैलरी उसमें आ जाए, लोकल जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं उनको हम नियोजन करके उनके प्रोग्राम्स वहां पे करें, और टाइम टाइम पे वहां पे जैसे जो लोग विजिट करते हैं उनके लिए एक क्षेत्रीय भोजनालय वहां पर हो। तो अगर हम इन सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करते हैं, एक जगह पर लाते हैं, तो ये हमारे एक तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, कि वो एक ही जगह पर जाकर के उसको उस रीजन विशेष के, उस जिला विशेष के, उस क्षेत्र विशेष के सारे जितने भी हेरिटेज के कंपोनेंट हैं वो उसको वहां देखने को मिल जाएंगे। वहां पे अगर उस जिले की जो भी जैसे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, अगर हमारे पास उसके जो मूल में जैसे हम उसकी मूल कृतियां वहां पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके डुप्लीकेट जैसे प्लास्टर कास्ट वहां पे लगा सकते हैं, या आभासी जो इमेजेस हैं वहां पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हीरोज का हमने दिखाना है कि किन किन लोगों ने समाज में उत्कृष्ट काम किया है, तो उनका पूरा एक ब्यौरा वहां पर हो, उनको उसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, और वहां पर रेगुलर हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कक्षा 4-5 से लेकर के और 12वीं तक के उस रीजन के विद्यार्थियों के वहां पे ट्रिप्स हों, ताकि वो लोग अपने लोकल हीरोज को समझें, लोकल आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को समझें, लोकल हर्ब्स क्या होते हैं उनको समझें। अब आज ये स्थिति आ रही है कि हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि गेहूं का पेड़ होता है या पौधा। तो इन सारी चीजों को अगर हम लोगों बच्चों को, अपने बच्चों को, हमें जो उस परिवेश में रहते हैं उनको अपने यहाँ उगने वाली जो चीजों का पता नहीं होता है कि कितनी हाई मेडिसिनल वैल्यूज की कोई जड़ी बूटी है, तो इस प्रकार से वहां पर एक कॉर्नर ऐसा हो कि जो एक तो क्राफ्ट्स वहां के जो एक्सलेंट क्राफ्ट हो उनका प्रदर्शन हो, और उसके साथ साथ ही एक सेल कॉर्नर हो जिसमें कि उस क्षेत्र विशेष के क्राफ्ट्स को हम सेल कर सकें, उस क्राफ्ट को प्रमोट कर सकें, वहां की जो वनस्पतियां हैं
उनको छोटे छोटे गमलों में दे करके उनको प्रेजेंट कर सकें, उनकी टैगिंग करके उनको बच्चों को बता करके, बड़ों को बता करके कि इस चीज को कैसे प्रिजर्व करना है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है आज की, हमारी बहुत सारी जो ऐसी धरोहर है, जैसे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो या माने लोकल जो हमारी जो हर्बल हेरिटेज है, वो विनाश के कगार पे जा रही है। इतनी अच्छी अच्छी ऐसी चीजें उगती हैं, और मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख होता है कि एक चीज मैं देखता हूँ, उसको इंटरनेट पे डाल के देखता हूँ, तो एक एक छोटी छोटी जड़ी 10-10, 20-20 बीमारियों के समन में वो काम आती है। लेकिन हमारे लोग, हम लोगों को पता नहीं है। अगर हम अपनी हेरिटेज के बारे में, इसको टोटल हेरिटेज के बारे में अपने बच्चों को नहीं बता पाए, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं, शायद माने वो कुछ ये उस सार्थक नहीं है वो शिक्षा। जब तक हमारा बच्चा अपनी हेरिटेज के बारे में न जाने, अपने हीरोज के बारे में न जाने, अपने एंसेंट के बारे में न जाने, तब तक मैं सोचता हूँ कि उसका कोई शिक्षा का कोई मायने नहीं रह जाते हैं। और जहाँ तक इसके जो मेरी जो अपनी संकल्पना है, परिकल्पना है कि एक जिले में, एक क्षेत्र में ये टोटल हेरिटेज जिसे कहते हैं समग्र धरोहर केंद्र अगर बन जाते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में हम बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं। वहां पर एजुकेशनल ट्रिप्स लगाए जा सकते हैं, और ये ना हो कि एजुकेशनल ट्रिप में बच्चों को बहुत सारे अपनी संपूर्ण धरोहर का पता लगे और वो उसको आगे प्रमोट करें। अगर उनके कोई हीरोज भी अगर अपने लोकल जो हीरोज हैं, उनके बच्चों को, उनके डिसेंडेंट को, उनके आने वाली उनकी पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों से वो बात करें, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और वो आगे जाकर के जो है ये एक बहुत बड़ा उसका सिस्टम ऐसा बनेगा कि लोगों को दूर देखने की जरूरत नहीं है, अपने क्षेत्र ही में लोग देखेंगे कि यार हमारे लोगों ने इतने इतने एक्सलेंट काम किए हैं, तो उसको एक नई प्रेरणा मिलेगी। और वैसे भी आज जहां भी है, कई बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि जैसे हरियाणा का ही मैं आपको एक उदाहरण दूं, हरियाणा में आज तक एक स्टेट म्यूजियम नहीं बना। एक छोटी सी एक ही आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स वगैरह ये लेकर के म्यूजियम नहीं बना। तो इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं कि, और कि एक तो जितने भी हरियाणा के जैसे 22 जिले हैं, तो 22 जिलों की धरोहर को अगर हम 22 जगह पे इकट्ठी करके संजो करके उसका प्रदर्शन करते हैं, और उस क्षेत्र विशेष के कलाकारों को, उस क्षेत्र विशेष के क्राफ्ट्समैन को अपने साथ जोड़ के उसको रोजगार उन्मुखी बनाए उसको, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये एक समग्र धरोहर विकास केंद्र का, समग्र धरोहर का एक अच्छा नियोजन होगा। और यही चीज हमको आगे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। हम समग्र धरोहर जो विकास केंद्र है उसमें वहाँ के जो लोकल आर्ट हैं, जो लोकल क्राफ्ट्स हैं, वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो प्रोडक्ट, लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी सेल काउंटर वहाँ पर हो। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे हम उसको पर्यटन से जोड़ेंगे, ग्रामीण पर्यटन से जोड़ेंगे, तो निश्चय ही उस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता की एक ऐसी लौ उठेगी कि लोगों को रोजगार के लिए शहर में नहीं जाना पड़ेगा। लोग अपनी जो हेरिटेज प्रोडक्ट के जो संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो काम करेंगे, वो वहीं से उनका रोजगार चलेगा। और ये जो संस्थान बनेंगे, इस प्रकार के जो समग्र धरोहर संस्थान बनेंगे, ये परजीवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी की मदद से जो संस्थान चलते हैं वो थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ सालों के लिए चलते हैं, लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। जब हम इसको पूरे समाज से जोड़ते हैं, तो समाज के हर आदमी की, उस संस्थान से जुड़े हर आदमी का अपना एक उत्तरदायित्व हो जाता है, और उस संस्थान के प्रति प्रेम होगा, वो उस संस्थान की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेगा। तो इस प्रकार से
हम एक तो अपने बच्चों को एक संपूर्ण शिक्षा देंगे कि व्हाट वी आर, हमारा हम कौन है, तो उसका एक मॉडल हो जाएगा कि हमारा जो क्षेत्रीय या जिला स्तरीय जो समग्र धरोहर विकास केंद्र है, उससे प्रेरित होकर के बहुत सारे जैसे एक स्टेट में बहुत सारे ऐसे केंद्र बने और उन केंद्रों का एक मुख्यालय हो। उस मुख्यालय में जो भी, जैसे चंडीगढ़ में मुख्यालय रख सकते हैं, तो वहाँ जो बाहर से जो जाने वाला आदमी है वो धरोहर केंद्रों को विजिट जरूर करे, वहाँ स्टे करे, वहाँ उन लोगों के लिए अकोमोडेशन के लिए चीजें हों। वहाँ पे हम अपने जो बाहर से लोग आते हैं, योगा और मेडिटेशन सेंटर चला सकते हैं, वहाँ का लोकल खाना खिला सकते हैं। योगा और मेडिटेशन सेंटर में हम लोकल लोगों को, जो स्थानीय जो लोग हैं, उस विद्या के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा जी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने जैसे जैविक कृषि का जो कॉन्सेप्ट था उनका, या खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से कंटेमिनेशन होती है, ये उनका एक उसको वो रोकने के लिए, और भारतीय संस्कृति रक्षण संस्थान की जो उनकी परिकल्पना थी, बहुत सारे जो या भारत साधु समाज, भारत सेवक समाज, इन चीजों को, इतने सारे जो एनजीओ जो नंदा जी ने जो खोले, जिनकी शुरुआत की, मानव धर्म मिशन है, तो इनका सबके मूल में ये है कि अगर हम इन्हीं नंदा जी के जो इन्हीं जो प्रकल्पों को अगर हम समग्र धरोहर केंद्र में स्थापित करें, तो ये नंदा जी का भी एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि एक जगह हम एक किसी केंद्र में इन सारे कंपोनेंट को अगर इकट्ठा करते हैं, तो ये वाकई अपने आप में माने भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ये एक बहुत श्रेयस्कर कदम हो सकता है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस विषय में अपने कुछ प्रश्न हैं वो मेरे से रखें। हेलो हेलो। जी हाँ, कोई प्रश्न हो इसमें, ज्यादा परिचर्चा में ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ उपस्थित जो हमारे अ, गुरुजन हैं और हमारे जो छात्र शोध छात्र बंधु हैं, तो कोई टिप्पणी कोई ऐसी हो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विषय में? ये राणा साहब जी नमस्कार। नमस्कार सर, गौड़ साहब, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जी बहुत अच्छा, जहाँ आप बैठे हैं हम जी भी जहाँ के तहाँ, एक तो ये व्यवस्था बन गई। जी तो जी जी मैं समझता हूँ कि जो जो चर्चा आपने की जी और अपनी धरोहर विषयक, जी कुछ जैसे हमारे ये विश्वविद्यालय की इसमें धरोहर जी में जी रहट, और रहट भी देखा, रथ रब्बा, वो सब चीजें मैंने देखी हैं। जी 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 मैं चाहता हूँ कि जहां भी ऐसे संस्थान स्थापित हों, जी तो एक वो चरस और ढेकुली भी जो जैसे दिखाई दे, उसका भी कोई मॉडल यहाँ स्थापित किया जाए। बाकी तो बच्चों के लिए मान लीजिए पुरानी चीज है, वो देखने के लिए, ये अपनी जी संस्कृति से परिचित हो सके। जी 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 जितनी भी होती थी, ये जी जी इन्होंने काफी संजोने का प्रयास किया है। जी 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 और दूसरे जैसे अपने कुछ ऐसे स्थल हैं, जैसे जी आप पर्वतीय संवर्ग है, जी 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 उसकी उसकी चीजों का इधर जानकारी कम है बच्चों जी को। जी उसकी धरोहर स्वरूप कुछ वस्तुएं, जी और यहाँ के में मैंने बताया कि चरस और ढेकुली, रहट जी तो जी मैंने देखा, राइट। रहट जी मैंने जी जी अपने बचपन में भी देखी थी, जो चलती थी जी जी हमारे जी सामने ही। 1968 में हमारे यहाँ जी ट्यूबवेल लगा था, उससे पहले जी सिंचाई होती थी। जी तो सर। हैकुली और चरस को मैंने देखा था,
जी लेकिन जी जी अब देखने में नहीं आती। तो जी एक मॉडल जहां भी ये स्थापना हो ना, जैसे जी जी क्योंकि जी आपसे पूछा जरूर जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई आप जी सुझाव दीजिए क्या क्या जी जी स्थापित जी करें। तो जी मेरी स्थापना ये है कि ऐसी चीज भी जी कुछ स्थापित की जाए। बाकी तो लालटेन और ये तो इसमें भी ये दिखाया है। हाँ ठीक है सर। ये असल में सर जो जो आप जो बात कर रहे हैं ना सर, कि अगर हमारा जैसे बड़े रूप में कलेक्शन हो जाता है तो हम उसको बांट सकते हैं सर, कि किस प्रकार से जैसे पानी के लिए या माने लोकल ट्रांसपोर्ट है या पानी के लिए जो चीजें यूज होती थी, हम्म। इस प्रकार ये तो वर्गीकृत बाद में किया जा सकता है सर। हाँ हाँ, वर्गीकृत किया जाए। जी तो जी जी ढेकुली, चरस और एक जी जी परोहा और होता था। जी 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 परोहा जो क्या करते थे लोग, खड्ड में पानी मंगा लिया, फिर जी उसको जी दो लोग साइड में खड़े होकर के ना, जी जैसे जी बड़ी जी बाल्टी टाइप हो, रस्सी जी में बंध कर उससे जी पानी दूसरी तरफ उसमें पहुंचा देते थे खेतों जी में। सर जी जी जी। ये जी सर बहुत बड़ी अच्छी बात करी सर आपने, जो हमारा जो एंसेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जी जी और वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और पर्यावरण को जैसे तीर्थों पर ही सर जो आज भी जैसे बहुत सारे हम लोग तो जानते हैं कि चलो फलां पुराण में क्या लिखा है, तीर्थों की शुद्धता के लिए क्या लिखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमारे जो लोगों में आम लोगों में जो था, जो तीर्थ के प्रति जो श्रद्धा भाव था, उसमें तो पर्यावरणीय शिक्षाई तो थी ना सर निहित। हाँ इसी हाँ की वजह से उसको उन लोगों को समाज में दूसरी तरफ से ये शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि हर आदमी संस्कृत नहीं जानता था। तो हाँ उसको माने मोटे आदमी को शिक्षा देने के लिए कुछ डरा करके, ताकि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ इस प्रकार से कैसे तीर्थों का पर्यावरण शुद्ध करना है। और जी सर इसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे जो तीर्थों वाली जो जगह है, हम्म, तीर्थों में जैसे तीर्थों के जैसे तीर्थ मित्र आगे आए, तीर्थों में जो है तीर्थ कैसे तीर्थ रूप में रहे, वहाँ के कुछ जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको तीर्थ मित्र बनाया जाए। और इस पूरे संकुल में सर इसकी बहुत सारी शाखाएं हो और एक जगह पे उसका काफी बड़ा विस्तार हो, जैसे कम से कम उसको 5-6 एकड़ जगह का जब विस्तार हो तो आप वहां पे एक ऑडिटोरियम बना सकते हैं। आप वहां पे एक नर्सरी फॉर सेल ऑफ ये लोकल हर्ब्स की बना सकते हैं सर। और आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी बच्चे ने या गांव में किसी ने अपना जन्मदिन मनाना है या शादियों के लिए जो सबसे जो अच्छा जो गिफ्ट देना है, वो जी पौधे का गिफ्ट दें। आजकल हाँ सर आप देखिए कि तुलसी का कितना अब सारी दुनिया हाँ चिल्ला रही है हाँ कि तुलसी हर काढ़े के अंदर देखता हूँ कि हर आयुर्वेदाचार्य और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि तुलसी कोरोना से लड़ने में अदरक और बहुत तुलसी बहुत का बहुत सक्षम है। बड़ा सक्षम है। अदरक और तुलसी, काली तुलसी जी, मिर्च। काली मिर्च, है जी ना। जी तो सर अब आज आज वस्तुतः देखा जाए कि हमारे घरों में कितनी तुलसी के पौधे हैं, बहुत कम घरों में होंगे सर। अभी लोगों ने जैसे ये कोरोना काल में लॉकडाउन में रह करके कुछ कोशिशें की हैं, कई बहुत सारे लोगों ने कोई क्रिएटिव काम किया है। तो सर जी मैं ये सोचता हूँ कि माने जो ये समग्र धरोहर जो केंद्र हों और उससे प्रेरणा लेकर लोग अपने घरों में भी जितना स्पेस है, अपने घरों में भी उन जो प्राकृतिक धरोहर के जैसे हर्बल हेरिटेज है, उसको अपने जितना भी स्पेस आप हम लोगों के घर में है, उसमें एक नया रूप दे करके अपनी जो गृह वाटिका है उसमें जी उसमें उन चीजों को स्थान दें। तो जी ये वो कॉन्सेप्ट है सर कि मैंने जो आत्मनिर्भर बनने की बात तो हम लोग कहते तो हैं, किताबों में भी आ जाती है सर, जैसे भाषणों में भी आ जाती है, लेकिन कितने लोग उस पर अमल करते हैं सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन चीजों पर अमल हो सर, जी और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरित हों सर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। एक चीज और थी छोटी सी, जी कि हालांकि इस विषय से थोड़ा सा हट करके, जी ये जैसे पिपली में आगे चल करके ये जू है उधर जी साइड,
और जी उसके दूसरी साइड एक सरस्वती का एक वो रूप सा कुछ बनाया था, जी झील सर, तैयार की थी, जी 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 उसमें जी बोटिंग भी होती थी। जी जी तो जी मैं खुद, ये बच्चे अब तो ये थोड़ा बड़े हो गए, जी इन बच्चों को बड़ा अच्छा पिकनिक भी लगती थी, जी जी वहां जी स्टॉल भी थी, जी मैंने भी की वहां फिर उनके साथ साथ बोटिंग। वो फिर जी जी कुछ जी दिन बाद गए तो वहां सब नाली वाली सड़ी नाली हुई, नाली वो जी सब जी बंद ही हो गया। जी। तो उससे तो एक वो भी हमारी एक हेरिटेज सामने नहीं आती थी। सर, वही वही मेरा जो कहना है सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि इसी धरोहर के जो धरोहर वॉरियर्स जो होंगे ना सर, हम्म, उनका काम होगा कि कोई हमारी अगर नदी कोई सूखी हुई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कैसे प्रयत्न करें। जी कई नदी नाले हैं सर, उनको बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं, बहुत सारी जगह पे लोगों ने सूखी हुई नदी को जिंदा किया है सर। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि जैसे जब हम लोग माने छोटे छोटे जो हेरिटेज छोटे मंदिर हैं सर, बड़े हम्म, मंदिरों के तो हर कोई करता है, हम्म, छोटे मंदिरों के को संरक्षण वो टीम कर सकती है सर। उसमें बहुत सारे जगह से उसको माने फंड्स भी मिल सकते हैं सर। जब हम संस्कृति मंत्रालय के बहुत सारे ऐसे जो स्कीम्स हैं जिसके अंदर छोटे धरोहरों को या कुछ ऐसे लोगों को हम उससे जोड़ें, उद्योगपति हैं कि वो लोग उस स्थान का माने जैसे जीर्णोद्धार कर सकते, जीर्णोद्धार या कायाकल्प कह दें सर, कायाकल्प कर कायाकल्प कर दें। और वहां पे सर उसको, वहां पे हम एक पिकनिक के लिए पिकनिक टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। लोग वहां पे जाएं, उस स्थान का आनंद लें, वहां पे बैठ के खाना बनाएं, तो या मन किसी के हाथ का खाना खाना चाहें तो कितना मजा आएगा सर। और ये सर पता है क्या है कि इसमें हमारा जो टोटल जो अंतर्देशीय टूरिज्म, अंतर्देशीय पर्यटन, उसको बल मिलेगा सर। मैं कहता हूं सर कि अगर हमने अपने धरोहर प्रोडक्ट्स को का सही नियोजन कर दिया तो मैं आपको एक बात बता दूं सर कि हमको विदेशी पर्यटन पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे अंदर ही इतनी इतनी ऐसी जो जगह हैं, और कुछ ऐसी जगहों को, नई जगहों को भी डेवलप किया जा सकता है सर, कि जिसमें कि हम नई जगहों को पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के एंगल से सोच करके, जैसे ये होता है ना सर, कई सारे लोग बाजार में जो प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन हाँ, कई जो प्रॉपर्टी के पारखी होते हैं वो जब देखते हैं अपने एंगल से तो वो जमीन ले लेते हैं, और आप और हम जैसे नहीं लेते हैं। नहीं उनको लेते हैं। समझ होती है सर ना कि किस जगह पे वो उन्होंने वो देख करके वो सारा मीट आउट कर लेते हैं कि इस जगह का उनका नक्शा आ जाता है दिमाग में। तो ऐसे भी नए पर्यटन स्थल डेवलप किए जा सकते हैं जो हमारे अध्यात्म से रिलेटेड हों, जो हमारी कल्चरल उसको वो कर सकते हों। तो बहुत अच्छे ऐसे सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बन सकते हैं सर, जो कि अभी तक इस चीज का अभाव है सर। क्योंकि जो गवर्नमेंट सोचती बहुत अच्छा है सर, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है सर। क्रियान्वयन की बात है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा गौड़ साहब से। मुझे वैसे भी ही बहुत मिल अच्छा लगा। के ये मिस जी ने जोड़ दिए। ये सर सारा, वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे लिए सारी अटपटी चीजें हैं, लेकिन हाँ, अब ये कोरोना के बाद के काल में शायद सर यही एक जरिया रह जाएगा हमें फेस टू फेस बात करने का, और ये सिस्टम से ढलने का सर। अभी हम हाँ, ढले नहीं है। अभी ढले तो नहीं है, जोड़ नहीं गांठ करनी पड़ती है। है, जोड़ घाट लेकिन करनी। आगे ठीक हो जाएगा। आगे ठीक हो ये जाए। इस चीज में हम भी, हाँ जी जी। मैं एक बार तो मैंने रवि दत्त को कहा, मैंने कहा भैया तार से ना बुलाओ मेरे को, मुझे मुश्किल हो जाएगी। और फिर जब काफी दिन, 1.5 महीना हो गया, इन्होंने तभी लेक्चर की सीरीज शुरू जी की। जी सर, जी जी। तो तो ये है सर, जी बहुत अच्छा। जी जी, और राणा थैंक यू साहब इस सर। व्यास से मिले और जी करेंगे, ये चीज जी सर, चलती जी रहेगी जी आपसे, जी सर। लेते रहेंगे मार्गदर्शन, क्योंकि कोई ना नहीं नहीं। कोई शहर के धर्म नगरी है इसमें, जी जहाँ जी तहाँ इन चीजों की डेवलप करने की आवश्यकता है। जी धरोहर सर, की। जी बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नमस्कार बात जी, करने का। नमस्कार, जी जी नमस्कार। जी जी महोदय, इसमें एक एक बिंदु मैं रखना चाहता था। जी 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 जैसे आपने जो ये बात कही, इसमें बहुत ही बढ़िया एक जैसे
जो बात आपने रखी है क्षेत्रीय जो पर्यटन की, जी जी तो जी उसमें वस्तुतः हमारे जी जो शारीरिक स्वास्थ्य से तो संबंधित है ही है। जी जी वस्तुतः जी। जो मूल जो है वो मनोविज्ञान से ज्यादा संबंध रखता है ये, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। हम एक मानसिक रूप से जी सुरक्षित अपने आप को अनुभव करते हैं जब हम अपने स्थानीय किसी पृष्ठभूमि में, जी स्थानीय वातावरण में जब हम रहते हैं, जी जी तो स्थानीय बातों को हम समझते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, जी स्थानीय वस्तुओं के बारे में जब ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, तो एक जी। मानसिक रूप से भी हमारे ऊपर उसका एक सकारात्मक प्रभाव रहता है, ऐसा मेरा। प्रभाव रहता है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, इतना जी मैं रवि जी। जो ना है। ना, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए रवि जी की इसका जो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग जैसे अपने बच्चों को ना, उसको बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि धरोहर ज्ञान परीक्षा कर सकते हैं। धरोहर ज्ञान परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति है ना, उसको उस स्टेट के मैनेजमेंट में, उस स्टेट की नौकरी में कोई वेटेज मिलना पड़ेगा। वेटेज देंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा तब इस तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। हेलो हेलो। जी 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 महोदय। जी जी। तो आप समझ गए ना कि क्यों थोड़ा सा प्रमोशन के लिए कुछ ये भी सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी। जो आपने कहा कि जो मानसिक जो जैसे तनाव के लिए या उसकी मानसिक शांति के लिए, वो जी सब उसमें जो जैसे योगा, मेडिटेशन, इसके माध्यम से इसमें पूरी गुंजाइश रहेगी। बिल्कुल, अपने जैसे क्षेत्र में कई बार हम जैसे कई मित्रों जी के साथ इस प्रकार की चर्चा करते रहते हैं कि जैसे सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ऐसे स्थानीय जो स्वास्थ्य सेवाओं के आपने कहा जैसे जड़ी-बूटियाँ जी हैं और जी जी हुए, जी तो वो जिस प्रकार भले ही किसी व्यक्ति का उससे जैसे शारीरिक तौर पे अगर हम आज के वैज्ञानिक दृष्टि से कहें, तो भले ही जी उसको कम फ़ायदा हो, लेकिन एक जी जी मानसिक जी तसल्ली उसको इस प्रकार की मिलती है कि हाँ, आपको यहाँ पे इस प्रकार से जो एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल सकता है। फिर जबकि कई बार मैं तो ऐसा होता है कि लोग जो स्थानीय जो चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं, जी उसपे जी लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जो जी जी दूर की पद्धतियाँ जो होती हैं, उन पे बहुत कम विश्वास कर पाते हैं। जी जी जी, इस बिल्कुल जी, बिल्कुल। और रवि जी, मैं आपको कई सारे उदाहरण दे दूं। मैंने अपने गांव में खुद देखा है, ऐसे जो लोग हैं जो कि जले हुए 100% जले हुए आदमी को ठीक करने की कुवत रखते थे उनके। और वो गांव के पास ही, मैं जो घर के पिछवाड़े में जाकर के जो वनस्पतियां उगी होती हैं, उन्हीं उन्हीं के माध्यम से। तो ये देखो ना कितनी बड़ी बात है। आज देखो कि आज हमारा सबसे बड़ा जो जो मेडिकल लाइन में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे देश का जो पैसा है ना, वो नदियों की तरह मल्टीनेशनल कंपनीज के पास जा रहा है। और हम अगर एक छोटी सी चीज करते हैं, हम अपनी, अब बहुत सारी जड़ियां में आपको कई, मैं तो चाहता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि उगती हैं, आपकी सड़क पे उगती हैं। और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एक उसमें वर्ल्ड के सबसे पोषक घास या वीड्स कहते हैं जिसमें, इसमें जी। सम्मिलित किया है। और हम हुँ। उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। हम क्यों ना उसको अपने आहार में ले आए हैं, हम जी, क्यों ना बिल्कुल। उसको अपने पोषक। अब हमारे आज बच्चे जो है ना, जिम जाते हैं। जिम में बहुत महंगे महंगे, जो कि हमारी वो नहीं होती है, हम व्यय नहीं कर, अपनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, बड़े जी, बड़े महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट जो है ना। और पता लगा कि आपके आसपास की जो जड़ी बूटियों, आपके आसपास की जो वीड्स है, घास है, जिसको हम लोग घास समझते हैं, उसी जी, में वो तत्व हैं कि जो आप हजारों में, जो हजारों, 2 2,500 3,000 में जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, और उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास में है, और आप जी। उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यूज किस लिए नहीं कर रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं दी गई उसके बारे में। नहीं जी, तो एक आप, पारंपरिक रूप से जैसे स्थानीय हाँ लोगों के हाँ, द्वारा जो। जी जी जी। जी। आप थोड़ी चाहते कि मैंने, कोई नहीं चाहता कि मैंने आप 3,000 रुपया खर्च करें। लेकिन हुँ, अगर आपको शिक्षा मिली होती, हमें बताया गया होता कि भाई इस जड़ी का उपयोग फलाने आप प्रोटीन के लिए कर सकते हैं, ये इट इज फुल ऑफ मिनरल्स या विटामिन्स,
तो कौन नहीं करेगा। जब एक बार कन्विंस हो जाएंगे ना, 100 लोग सुनेंगे तो कम से कम 50 लोग तो उसको कार्यान्वित अमल में ले आएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही बताई जी, बात। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। और आगे और कोई प्रश्न? जी, अन्य किसी की कोई क्वेरी हो, कोई ऐसा जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा जी से आप चर्चा कर सकते हैं इस संबंध में, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारी, और इस संबंध में बड़ा ही जो अ, अच्छा और आज के समय के अनुकूल जो जानकारी है वो श्रीमान जी राणा जी हमें प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को बनाने की तरफ जो एक प्रायोगिक कार्य क्योंकि बातें बहुत ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन एक प्रायोगिक अगर कार्य किस प्रकार आरंभ हम करें, जी, जी, तो उस जी। प्रकार की सारी जो एक क्षेत्रीय जो पर्यटन के तौर पे या क्षेत्रीय हमारी धरोहर हैं, उनको विकसित करने के क्षेत्र में जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारी जो प्रदान कर रहे हैं, उस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, अपने स्थानीय किसी भी क्षेत्र के विषय में भी आपकी भले ही जानकारी बिल्कुल, हो सकती बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मैं जो थोड़ा सा प्रतिभागी हैं, जो गुरुजन हैं, वो हाँ, कुछ मैं थोड़ा सा परिचर्चा यदि बोलता करेंगे तो हूँ। अच्छा रहेगा। हाँ, कोई आगे नहीं आ रहे तो मैं इस विषय थोड़ा सा बोलता हूँ, जी सर। क्योंकि मैं अपने ये जो बात है मैं बहुत सोचता था इन बातों को, जी, क्योंकि मैं गांव से हूँ और जी, मेरा मिट्टी से अटूट संबंध है, आज भी संबंध है। जी सर। जैसे हम लोग वहाँ पर रहते हैं, कई जी, बार मुझे कपड़े भी अटपट लगते हैं, जी, तो कई बार मुझे बच्चे घर में बताते हैं पापा आप ऐसे ऐसे बाहर निकल जाते हो, जी, क्योंकि जो प्रकृति है जी, हमें बुलाती है। हमें जी, बने बने हुए हैं, इतने में मैं अपने लॉन के अंदर चल सकता हूँ। जी, और आज देखिए कि एक बार बता रहा हूँ, प्रधान राष्ट्र बनने में ये जी, कहा कि कश्मीर जिसको पहले सतीसर कहते थे, जी, उसमें कहीं एक सरसों दाना भी डालने को जगह नहीं है जहाँ तीर्थ ना हो। जी सर। जी, और उसी बात को अगर मैं एक्सटेंडेड करूँ पूरे भारत के लिए, जी सर। भारत का प्रत्येक स्थान जो है तीर्थ है। तीर्थ है और सर, तीर्थ है उसकी प्रकृति के कारण से, उसकी संस्कृति के कारण से, उसके महापुरुष के कारण से। जी, और महापुरुष केवल गिने चुने नहीं है, जी, हर युग में हर समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जी, जो लोग वहाँ को योग्य बनाते हैं रहने के लिए। बिल्कुल आज भी सर। कोरोना के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जिन्होंने जिन्होंने ये संभाल रखा है। जी, और वो सरकारी हैं भी, सरकारी नहीं भी हैं, हर जी सर। तरह जी, से जो है। और बिल्कुल सर। मैं हरियाणा में जहाँ जहाँ गया हूँ, जी, जैसे कुछ लोग मेरे पास में आते हैं विदेश के भी, देश के भी, बहुत दूर दूर से, परंतु जो जी, आते हैं इस भावना को लेकर के आते हैं। जी, वो हर सुबह जाना जी, चाहते हैं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। ये जी। ज्योतिष अगर देखे तो अगले दिन मुझे लेते नहीं, आज तो मैं ज्योतिषर में स्नान करूंगा। फिर अगली बार देखे वहाँ केनाल, मैंने कहा ये सतलुज का पानी केनाल है, जी, कहते हैं वहां भी एक दिन जाएंगे स्नान करने के लिए, रहते हैं गेस्ट हाउस में जी, 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 और बांध देते हैं। मैं जी, देखता हूँ कि ये जो प्रति प्रभाव है, और जी, ये जो जगह है, एक राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के, इनको जी। मैग्सेसे अवार्ड मिला था। वो अच्छा, कहते अच्छा। हैं कि जी, जी, जोहड़ हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं जी, हो, कुछ भी हो, जी, नदियां हो, उनका भरे नहीं, कोई जी। नदी मृत नदी ना हो। ना हो। किसी तालाब को बिल्कुल, भर बिल्कुल करके आप सर। मकान बना रहे हैं तो अधर्म है। नहीं, जी सर। तालाब, वो तालाब को आप बड़ा बनाइए, जी, उसको गहरा बनाइए, बिल्कुल उसमें सर। कमर फूल लगाइए। बिल्कुल तो ये सर। जो बातें हैं, जी, और जो जैसे आपने बताया कि ये इतने सारे पौधे हैं, जैसे एक में लगा पुनर्नवा। जी, 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 पुनर्नवा जो है, तभी डॉक्टर महेंद्र हंस जी, अच्छा होता है कि आज जुड़ते हो इसके साथ में, जी, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं में। जी, तो ये पुनर्नवा है। जी, पुनर्नवा के कई होते हैं, खासकर सब लाल वैरायटी जी सर। पुनर्नवा को कहते हैं। जी, देवानुकूल था कहते हैं। जी, आयुर्वेद में उसका एक संकेत है, जी, आपको पुनः ऊर्जावान बना सकता है, बिल्कुल सर। आपको कर सकता है। एक जी, जो एक अपने को आपके सारी ऊर्जाओं को वो आयाम दे सकता है, परंतु बिल्कुल सर। यहाँ पर उसको
खास करके जानते हैं। उसका जी। गायों को खिलाइए, गायों में ऊर्जा आएगी, मनुष्यों को जी। खिलाएंगे, मनुष्य में ऊर्जा मनुष्यों आएगी। को आएगी, बिल्कुल सर। तो उस पुनर्नवा को हम भूल गए हैं। मुझे जी। पता है हमारे बचपन में हमारे पिताजी वो पुनर्नवा को ला करके बगीचे में लगाते थे। अगर उसको ठीक से वो जो माली काम करता था वो न करे, वो खुद जी। करते थे, क्योंकि माली को लगता था कि व्यर्थ काम कर रहे हैं, जी। जी। क्योंकि माली को उससे संबंध नहीं होता था। जी। पिताजी जानते थे कि जी। ये बहुत अच्छी चीज है, जी। और उन्होंने सिखाया था हमें उसका भोजन करने के लिए। जी। और इसी प्रकार से जैसे जी। हमारे यहाँ हमें पहले एक आधा पौधा ले आया था आदि बद्री से, आज जी। सैकड़ों पौधे मेरे इस क्वार्टर्स में हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको सर। लेने वाले कोई लोग नहीं है। एक जी। बार जी। बुलाया किसी को, चार ले गया। जी। परंतु ये जो आदि बद्री की तुलसी है, और जी। राणा जी के घर से मिलाया था जो है बद्रीनाथ की तुलसी, और बद्रीनाथ की जी। तुलसी जो है इतना बढ़ गया हमारे यहाँ, वो भी स्थान जी। स्थान पर गया जो है। तुलसी के जी। जितने वेराइटियां हैं उन सब में धर्म होता है, और जी। इन सब तुलसियों को मिला करके अगर आप अर्क बनाएं, उस जी। अर्क से बढ़िया कोई चीज जो है कोरोना के इलाज के लिए नहीं है। हो ही अगर नहीं उसको सकता है थोड़ा सा सर। आप गले में, नाक में, उसमें लगाएं, आंखों में, जी। आंखों जी। में बाहर बाहर जो है, और जी। उससे जो है आप पूरे सुरक्षित रहते हैं। कोरोना जी। कोई कीटाणु आपके पास में आ नहीं सकता है। जी। जी। तो जी। ऐसे एक एक दूसरी पहाड़ नमस्ते। हरियाणा में, जी। इसके लिए आज तक हरियाणा सरकार ने, यहाँ के टूरिज्म ने नमस्ते। कोई उसका जो है वो नहीं है। वहाँ जी। पर सरस्वती का भी उत्तर वाहिनी, जैसे उत्तर वाहिनी कहीं गंगा होती है, नर्मदा होती है, जी। उत्तर वाहिनी सरस्वती होती है, और वहाँ सरस्वती का कंजूस हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र पेहुआ में जी। अरुणा वरुणा सरस्वती का कंजूस है, और इसी प्रकार से वहाँ जो घोषी पहाड़ है, वो एक पहाड़ है कि वो एक जी। वैज्ञानिक पर्यटक, परंतु उस टूरिज्म के दृष्टि से प्रसार नहीं किया। और वहाँ पर 1893 में स्वामी विवेकानंद 2 बार आए थे, और जी। वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी जी। विवेकानंद नाम मिला था। जी। तो के साथ में वो शिकार गए थे 1893 में। तो यानी ऐसा अद्भुत स्थान वहाँ पर जी। गूगल कहते हैं उसको, जो ये जो बनता है हिंग, गूगल बनता है, गूगल जी। गूगल को हम धूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके जी। पौधे होते थे, उनके पेड़ होते थे, उस जी। पेड़ को लोग भी काट के ले जा रहे हैं। उसको जी। दोबारा प्लांटेशन जो है वो जी। नहीं हो पा रहा है। और वही सर वहाँ दो ये जैसे हम लोकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जी। वहाँ पर एक सन्यासी थे। वो जी। सन्यासी संस्कृतज्ञ थे, वेद जी। पाठ भी करते थे। उन्होंने जी। पहाड़ के आधे में 1 किलोमीटर ऊपर एक वेद विद्यालय बनवाया था, और जी। जी। खुद अपने ब्रिटिश टाइम में अपने परिश्रम से लोगों को, शिष्यों को लगा करके पत्थर के रास्ता बनाया था पहाड़ के ऊपर तक। देखिए और जब ब्रिटिश ऑफिसर्स आए वहां पर देखने के लिए, पूछा जी। किसने बनाया, कौन जी। से, यहाँ तो हमारे ब्रिटिश इंजीनियर कभी आए नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, एक यहाँ सन्यासी है, वो सन्यासी ने बनाया। जी। अरे ही इज एन जी। इंजीनियर सन्यासी। जी। वो गए, उनको कोई जाके फूल जी। भेंट किए, कुछ उनको दिए, पुरस्कार दिए। तो वो उन्होंने जी। कहा कि आप कैसे इंग्लिश जानते हैं, आप क्या करते जी। हैं ना, आई नो संस्कृत वेदस। तो ये कैसे जी। बनाया ना, ये तो हम थोड़ा सा वास्तु में पढ़ते हैं, और ये हमने जी। बनवा लिया पत्थर से। आज भी वो रास्ता कायम है, परंतु रास्ते जी को सर। ठीक नहीं किया जा रहा है। और जी। विवेकानंद के नाम से उनके लिए एक छोटा कमरा वहां बना था, वो कमरा भी आज है, जी। और बहुत सुंदर गाय जी। है ऊपर। और वहां पर एक बात मैं बताऊं, जो स्थानीय हीरोज की बात है, वहाँ जो जी। च्यवन आदि है, जहाँ च्यवन प्रास वही था, जी। वहाँ 36 जी। पीढ़ियां महर्षि भृगु भागते थे। और महर्षि जी। भृगु वो है जिनका नाम लिया जी। जाता है, स्पष्ट ने दिया है कि भृगु जी। वगैरह ऋषि में, प्राचीन तो ऋषि के जी। 36 पीढ़ी हरियाणा है, और ये हरियाणा के लोगों को पता जी। नहीं है, हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री को जी। पता नहीं है। तो इन सभी बातों को सर। सामने लाना, हालांकि सरकार का काम नहीं है, विद्वानों का काम है, शोधकर्ताओं का काम जी है, सर। जी। ये हम लोगों का काम है।
इन जी चीजों सर जी की दृष्टि में लाए और स्थानीय जी प्रशासन की दृष्टि में लाए। आज सुबह जी सर जी मेरे को जी बात करना रहा मनीषी साहब के साथ में, तो काफी देर जी बात हुई। उसमें डाके गौशाला के में हम आए कर सकते हैं तो वो भाइयों के लिए इतने समर्पित है। जी सर और ये जो तीर्थ की बात थोड़े से के लिए समर्पित है और जमीनी व्यक्ति है, तो जी कभी के लिए कुछ कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, वो राजस्थान से हैं और जरूरी क्षमन्तां जी गुरुजी, भवतः ध्वनिः किञ्चित् हाँ तो ध्वनि सही नहीं आ रही है। जो जीवित हैं, उन लोगों को बुला करके हम जी ये उनसे बात करें कि वो कौन से प्रताप थे, कौन से प्रताप थे जो कि हम बता भी सकते हैं, उनसे जुड़े रहे हैं। जी और भी कुछ पराग इत्यादि हैं और बिल्कुल काफी लोग हैं जो सेना से जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा करेंगे उनके जी कौन से प्रताप में वायरल हैं। मैंने सोचा कि वहाँ नंदा केंद्र के अंदर जो पंचवटी हमने लगाया, जी सर पंचवटी के अंदर एक छोटा पिरामिड लगाना चाहिए। अभी हम योग और ध्यान की बात करते थे, क्यों नहीं जी नंदा केंद्र के अंदर जो व्यक्ति आए, म्यूजियम जी देखने लिए, समाधि पे खाए या कोई व्याख्यान सुनने के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, उसको थोड़ा जी सा समय मिले, वो जाके 20 मिनट पिरामिड के अंदर एक जी छोटा पिरामिड बिल्कुल सर जी जी एक एक काम जहाँ भी हम हैं, यहाँ जी से मैं अपने गांव में जाऊंगा, जी जी गांव पास में केनाल गुजरा हुआ है, केनाल है, उस जी केनाल के हेलो गुरुजी, आप ध्वनि ही स्पष्ट नहीं आ रही जी। हाँ हेलो हाँ जी, गुरुजी का संपर्क विच्छिन्न हो गया, शायद वो पुनः जुड़ेंगे। अच्छा 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 हाँ रविदत्त जी, दूसरे कोई लोग बात करना चाहेंगे? जी, अन्य कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो कोई जिज्ञासा हो, तो प्रश्न हो तो आप तब तक यहाँ रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी को जब तक गुरुजी का संपर्क हमारे साथ हो जाता है तब हाँ तक जी जी। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ कल करवाते हैं। हेलो अच्छा कौन? अच्छा तो ओम। पहले हमें केडी की नहीं ओम। भेजनी पड़ेगी, बनाया तो है ठाकुर साहब ने। जी, गुरुजी की ध्वनि नहीं आ रही जी अभी तो। अभी आ रहा है। जी जी, अभी 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 आ आ रहा है। हेलो हाँ, तो जैसे अगर वो प्लांटेशन हो जाए, क्योंकि सबसे ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जी सबसे जी जो बड़ी कैजुअलिटी है वो है जी पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों को बेरहमी से हम जी नष्ट करते हैं, जी उनको प्रूनिंग करते हैं। ये जी प्रूनिंग करना भी एक बड़ी असभ्यता है। जी सर जी जी वो इस हद तक प्रूनिंग कर लेते हैं, वो जी फल देने के लायक नहीं रह जाते नहीं हैं। रह जाते हैं, बिल्कुल पता सर है कि बिल्कुल आम को अगर जो है आप जी मौसम से पहले बहुत ज्यादा प्रूनिंग कर लेते हैं, प्रूनिंग कर लेते जो हैं, बिल्कुल आम कहाँ को रह इतना जाए। अपमान लगता है, उसके अंदर बौर नहीं बिल्कुल आते। जी पेड़ पौधों के साथ में हम और तादात्म्य को हम जी भूल चुके हैं। जी इसलिए पेड़ पौधों बहुत ज्यादा लॉन्स की भी जरूरत नहीं है। ये जी लॉन की जो बातें हैं ब्रिटिश लोगों ने हमें सिखाया, फ्रेंच लोगों ने, जी पोर्तुगीज लोगों ने हमें सिखाया। जी हमें इतने लॉन्स की जरूरत नहीं। जी कैंपस में जितने बड़े बड़े लॉन्स हैं, जी उसके जी जी अंदर पेड़ लगेंगे, छाएदार पेड़ लगेंगे, उसे जी इतना लाभ होगा। मैं जी सोचता हूँ हमारे कैंपस के अंदर अगर जो है
सब्जी और फलदार पेड़ लगे तो जी। कैंपस के अंदर सब्जी और फलों की कमी नहीं होगी। कमी नहीं होगी सर, परंतु हम बाहर जाकर विदेशी फलों को खरीदते हैं, जिसके लिए जी चरक और सुश्रुत में स्पष्ट मना किया है कि सख्त इतने मना योजन के किया है, अंदर जो सब्जी फल बिल्कुल उगता बिल्कुल है सही उसी को बात है आप सर, अगर भोजन करेंगे आप स्वस्थ बिल्कुल रहेंगे। भारत बिल्कुल में बैठ सर, के आप कीवी बिल्कुल। खा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, आप ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का से अंगूर खा रहे ना हैं, ना ना, आप जो है रियल जूस पी रहे हैं और किसी जी देश जी का, ये जो है आपका जी स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। इस करके और नहीं बाकी रहेगा सर, जो बिल्कुल। फूड अडल्ट्रेशन है, हमारे प्रशासन को भी हमें जी समझाना चाहिए। फूड जी अडल्ट्रेशन को ऐसे जी सख्ती से कोई जी व्यक्ति फूड अडल्ट्रेशन करने के हकदार ही नहीं होना चाहिए। जैसे जी रंग जी मिला जी देते हैं और कुछ मिला देते हैं, हम जहर खाते रहते हैं और ये बिल्कुल जहर को सर, उगाने का काम तो अभी किसी पड़ोसी मुल्क ने कर लिया है। ये जी कोरोना को कोई उगा सकता है तो जी क्या अद्भुत बात होगी जो है। अभी लाख से ऊपर लोग अमेरिका जी है, तो इसीलिए ये जो में मिला, जैसे हमारी मोह निद्रा की रात कट चुकी है, अभी स्वप्न देखने का समय है रात को 3 बजे 4 बजे। वो स्वप्न के अंदर हम ये कोरोना से निजात पाएंगे तो हम क्या होंगे आगे, जी इसलिए हम जी स्वप्न देख रहे हैं। महाराज जी ने उस स्वप्न को वो शब्द दिए कि हमें क्या है, कुछ नहीं नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत आगे हम धन्यवाद सर बढ़ाएंगे। आपका। जी और जी कुछ कोई प्रश्न करें तो आप कुछ करें जी और कोई प्रश्न करें। जी जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप यहाँ उपस्थापित कर सकते हैं। स्वागत है आपका। लगता है कोई आगे कोई प्रश्न नहीं है रवि जी। जी और जी और मैं आप लोगों का भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा जी ये हाँ दर्शन और हाँ प्रोफेसर केंद्र हाँ का बड़ा आभारी हूँ। मिश्र जी ने मुझे जो मौका दिया, मुझे ये तो मेरे अपने दिल के जो उद्गार थे, मैं बहुत सोचता था इस विषय पर। अभी मैं उसके कई जगह की कोई ठोस कार्य योजना भी बना रहा हूँ, तो इसी संदर्भ में मुझे बोलने का मौका मिला। और ये हो सकता था कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये और भी बोधगम्य प्रस्तुति हो सकती थी, लेकिन अभी हम उस हिसाब से कर नहीं सकते। लेकिन आप सभी लोगों का, आपके जितने लोग हमारी संस्कृति प्रेमी हैं, जितने लोग हमारे धरोहर प्रेमी हैं, इस शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मिश्र जी का मार्गदर्शन मेरे साथ है और हम लोग आगे जा कर के एक ऐसे धरोहर योद्धा पैदा करेंगे कि जो धरोहर प्रोजेक्ट्स के प्रति आम लोगों की धारणा को पुष्ट करेंगे और उसको परिवर्तित भी करेंगे, क्योंकि हम शोषणवादी नहीं हैं। हम उपभोग भी हमने जो किया है शोषण की दृष्टि से कभी नहीं किया है। तो हम जितने भी अपने जो नेचुरल हेरिटेज प्रोडक्ट्स हैं उनका कभी शोषण नहीं करेंगे, उनको संवर्धित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका विस्तार हो। इस मानव स्वास्थ्य के लिए, इस पर्यावरण को, इस परिवेश को ठीक करने के लिए ही का जो एक प्रयोजन है। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी जी प्रोफेसर मित्तल जी उपस्थित हैं। जी वो टिप्पणी दे करके सभी का धन्यवाद करके मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। जी प्रोफेसर मित्तल जी ओम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी सम्मिलित प्रतिभागियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी तो मैं थोड़ा सा पहले काम में व्यस्त था, अभी थोड़ा सा जी समय निकाला तो मतलब इसमें शामिल हुआ, तो जी बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी
तो जी। इनका मतलब संरक्षण होना चाहिए और हाँ। इसी दृष्टि से इनका उपभोग होना चाहिए ताकि जी आगे हमारी आने वाली नस्लें, जी उनके लिए भी ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। जी जैसा जी कि हम आज देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जी फॉर एग्जांपल ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा हाँ कि अपनी प्राकृतिक तेल हो गया, रॉक ऑयल हो गया, जी तो जी इसका हम लगातार उपभोग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। ये तो हम्म नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है। तो हम्म। इनका मतलब हम अगर इनका एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये दोबारा बढ़ने के नहीं है। नहीं बनी। जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी है, जो हाँ अदर हाँ ये रिसोर्सेस है, तो ये तो हाँ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है। रिन्यूएबल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन अदर रिसोर्सेज जो हमें धरती से उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे जी मिनरल्स हैं, चाहे वो रॉक ऑयल है, हाँ चाहे वो हाँ अलग अलग जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर हम जी उसका एक्सेसिव यूज करते हैं और जी जी अपना धरती को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट जी करते हैं, तो ये अपना बहुत हानिकारक है और जी आगे हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए जी काफी दिक्कतें उत्पन्न होती जी हैं। और जी ये एक और थोड़ा सा पॉइंट इसमें नए डालने, तो अगर हम प्राकृतिक परिवेश में रहें तो जी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है। जी जी जैसा कि अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि जी पोल्यूशन की मात्रा जो 800 से ऊपर हो जाती थी, दिल्ली में इसका इंडेक्स 800 से ऊपर हो जाता था, इस समय वो 50 से नीचे आ गया था। तो ये यही वजह थी कि हमारे जितना भी गाड़ियां चलती थी, गाड़ियाँ प्रोसेस होती वो थी, बंद थी बंद। जितना भी ऑयल का उपभोग करती थी, जी खत्म जी करती थी, उस पे भी जी थोड़ा सा रोक लगा था। रोक और लगी हमारी भी जो नेचर थी, प्रकृति थी, वो भी बिल्कुल उसको शुद्ध हो गई थी। शुद्ध होगी। तो इसी प्रकार हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम सही तरीके से उपभोग करें तो जी हम जरूर लगता है कि हमारी नेचुरल जो आगे हमारी आने वाली जनरेशन है उनको जी फायदा होगा। तो बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल। चंद शब्दों से मैं हाँ सबको धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और जी एक और डॉक्टर राणा जी से निवेदन है जी क्योंकि पहले आप ये भी इसमें डायरेक्टर भी थे यहाँ पे जी धरोहर में, इसमें कृष्णा म्यूजियम में। जी तो क्योंकि कृष्णा म्यूजियम में तो आम जनता बहुत आती है इसको देखने के लिए, जी जी हमारी जी पुरानी हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजी को, हमारे रिलीजन जी को, जी जो भी इसके अंदर प्रिजर्व है। हाँ तो हाँ इसकी जो टिकटें हैं वो 40 या 50 से ऊपर हैं 30 रुपया हाँ, तो जो हाँ आम जनता है तो वो बेचारी वो तो फिर हाँ तीर्थ बिल्कुल दर्शन के बिल्कुल। लिए आती है। हाँ तो ना ना 5 ना रुपए हो या 10 रुपए हो, ताकि इसका आम हाँ, जनता को काफी लाभ मिल सके। देखिए कि उसके लिए ना तो उसके लिए ये देखिए हाँ मित्तल साहब ये जो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम अगर हम लोग कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो हर संस्थान अगर स्वजीवी हो, अभी तक ज्यादातर हमारे अच्छा अच्छा संस्थान परजीवी हैं। स्वजीवी संस्थान की उम्र ज्यादा होती है ना। तो हम दूसरे जरिए से पैसा लें, ये आपका कहना है, क्योंकि टिकट मनी जो है ना अच्छा आदमी की अफोर्डेबल नहीं होती है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के भी प्रयत्न किए जा सकते हैं कि वो उसको यहाँ टिकट कम करके दूसरे किसी जरिए से, क्योंकि देखो जो लोग दे सकते हैं ना उनको उनकी जेब से अगर आपने कुछ ले भी लिया वो अच्छा है, जो अफोर्डेबल है। और जो लोग भाई यही है, एक प्रकृति का भी नियम और धर्म का नियम यही है कि जिसके पास है वो दूसरे को दे, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था के अंदर ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है कि इधर टिकट की कीमत, टिकट सर्व सुलभ दरों की टिकट हो, लेकिन उसमें अलग थोड़ा उसको मीट आउट करने, एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए वो पैसा हम किसी दूसरे जरिए से निकालें, लेकिन कमजोर आदमी से नहीं, साधारण आदमी से नहीं, जो अफोर्डेबल जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उसको है, जो एक कार वाला कर सकता है भाई, है ना। ठीक लेकिन एक ठीक। आदमी पैदल आने वाला नहीं कर सकता है। और हमारे तो चलो, हाँ जी मैं संस्कृत बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्य अतिथि जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी देता जी हूँ। साथ में हम अरे अरे पूरे आयोजनकर्ता की टीम जी को और जी डॉक्टर मिश्रा जी को, श्री जी रविदत्त जी को, सभी अपने आयोजनकर्ताओं सभी को का धन्यवाद सभी देता हूँ। बहुत बहुत उन्होंने बहुत आप अच्छा लोग का कार्यक्रम जी उपलब्ध करवाया। ओम
अभी हम डॉक्टर मिश्रा जी के पास चलते हैं। ओम जी। ओम। हाँ, मैं कह रहा था कि प्रोफेसर मित्तल जी हैं, जी कृपया हाँ 2 शब्द कह के सभी का धन्यवाद करेंगे नंदा जी। चंद्र। प्रोफेसर आयुषी मित्तल जी कृपया अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं बात। वहां से जो माइक का निशान है उसको आप लाल हो रखा है जो, उसको दबाएंगे तो वो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा और आप अनम्यूट हो जाएंगे। आप कृपया वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपनी बात को। आप हमारे जो आज के वक्ता हैं तो उनका कृपया धन्यवाद करें, ऐसा आपसे निवेदन है। ये तो ओम। बात है। अभी चाहिए बीजी मांगा है। अच्छा अच्छा। ओम। गुरुजी प्रायः वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं महोदय। तो ओम। ओम। हमारा रिलीजियस है, हमने ना केवल वो जिला कुरुक्षेत्र की भेजनी है, वो अर्जेंट अभी मांगिए सर, अर्जेंट 32 तीर्थों की भेज दो हाँ, जो हमारे तीर्थ रवि है। तो आज के इस कार्यक्रम में बड़ा ही सुंदर और उत्तम जो व्याख्यान हमारे तीर्थों आदरणीय की लिस्ट श्रीमान हमारे उसमें वही राजेंद्र आते हैं। सिंह हम राणा ना के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसके लिए हम अत्यंत प्रसन्नता सहित और हृदय की गहराइयों से हमारे जो आज के वक्ता रहे श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा जी, उनका मैं अपनी तरफ से भी और हमारा जो केंद्र है उसकी तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज जो भारत का प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर जो एक समग्र नियोजन की एक नई दृष्टि हमें जो प्रदान की है प्रोफेसर श्रीमान राणा जी के द्वारा की गई है, तो इसके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। और आगे भी जो भी इस प्रकार की परिचर्चाएं होंगी तो उनमें वो इसी प्रकार से हमारे निवेदन पर उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करते रहेंगे, ऐसा हम श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा जी से आशा करते हैं, निवेदन करते हैं। और जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी सुधी श्रोतागण, उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो अभी हम कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का यहीं समापन करेंगे, निमेश करेंगे। ओम पूर्णमदः तीर्थों की लिस्ट पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शांति ओम शांति शांति शांति। ओम। हार्दिक धन्यवाद सभी का। ओम। थैंक यू नमो सर्वेभ्यः। ओम। नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः। ओम। इसमें तो हमने है ना।